नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में दो तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ तो वो भौतिकी में क्रांति लाने वाले जीनियस और दूसरी तरफ इतिहास के एक बेहद मुश्किल दौर में आप कह सकते हैं नैतिक सवालों से घिरे एक इंसान। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं वर्नर हाइजेनबर्ग की। जी। एक तरफ क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी, उन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, नोबेल पुरस्कार जीता। और दूसरी तरफ नाजी जर्मनी का जो परमाणु कार्यक्रम था उसमें उनकी एक केंद्रीय भूमिका थी। हाँ, और यही विरोधाभास, यही चीज है जो हाइजेनबर्ग की कहानी को इतना जटिल और दिलचस्प बना देती है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके शुरुआती जीवन से लेकर उनके विज्ञान के शिखर तक जाती है और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी जो विवादास्पद भूमिका रही और इसके बाद की उनकी विरासत, सब कुछ कवर करती है। तो आज का मकसद साफ है, इस सामग्री के जरिए हाइजेनबर्ग के विज्ञान और उनके जीवन से जुड़े जो विवाद है उनकी गहराई में उतरना है। हाँ, ताकि इस जटिल पहेली को थोड़ा बेहतर समझा जा सके। कोशिश तो यही रहेगी। हाँ, कोशिश यही है। तो शुरुआत उनकी शुरुआती सालों से करें। हाँ बिल्कुल। जर्मनी में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, काफी उथल पुथल का माहौल था। जी। हाइजेनबर्ग उसी माहौल में पले बड़े और वो जर्मन युवा आंदोलन से भी जुड़े थे। हाँ, ये वो दौर था जब जर्मनी अपनी पहचान ढूंढ रहा था और इन आंदोलनों में प्रकृति, संगीत, दर्शन, इन सब के जरिए एक खास तरह की जर्मन कुल्तूर या संस्कृति पर जोर था। ये नाजीवाद तो नहीं था उस वक्त? नहीं, वो नहीं था, पर शायद इसने उनमें जर्मनी से गहरा भावनात्मक लगाव पैदा किया होगा और हो सकता है इसने बाद में उनके कुछ फैसलों को प्रभावित किया हो सकता है। और विज्ञान की दुनिया में तो उनका सफर, क्या कहेंगे, रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा। अरे हाँ, म्यूनिक में सोमरफेल्ड, फिर गॉटिंगन में मैक्स बोर्न और कोपेनहेगन में नील्स बोर, ये सब तो उस समय के दिग्गज थे। बिल्कुल, उनके साथ काम किया और महज 26 साल की उम्र में जर्मनी के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर बन गए। कमाल ही था ये तो, उनके असाधारण दिमाग का सबूत था ये। और यही दिमाग था जो भौतिकी की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हाँ, 1925 में उन्होंने एक पेपर लिखा, नाम था उमडॉयटुंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पुनर्व्याख्या, और इसमें उन्होंने एक क्रांतिकारी, एक बिल्कुल नया विचार रखा। क्या था वो विचार? क्योंकि तब तक तो सब इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं, ऑर्बिट्स वगैरह की बात करते थे ना। हाँ, हाइजेनबर्ग ने कहा कि भाई हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम वाकई में माप सकते हैं। अच्छा, जैसे परमाणु से निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति या उसकी चमक। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये हम सीधा तो देख नहीं सकते, तो फिर सिद्धांत को उस पर आधारित क्यों करें? ये सोच ही बिल्कुल अलग थी। और इसी सोच से वो उस अजीब से गणित तक पहुंचे। हाँ, जहां गुणा करने का क्रम बदलने से नतीजा बदल जाता है। मतलब P गुणा Q, Q गुणा P के बराबर नहीं है। बिल्कुल। ये सामान्य गणित से एकदम अलग था। नॉन कम्यूटिंग कहते हैं इसे। और यहीं पर मैक्स बॉन्ड की नजर पड़ी। अच्छा। उन्होंने पहचाना कि हाइजेनबर्ग अनजाने में मैट्रिक्स अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वाह, हाइजेनबर्ग को खुद नहीं पता था? नहीं, वो खुद हैरान थे। उन्होंने बाद में लिखा भी कि उन्हें लगा जैसे वो परमाणु की सतह के नीचे झांक रहे हों और अंदर एक अजीब खूबसूरत गणितीय खजाना दिख रहा हो। वाह। फिर बॉर्न और पास्कल जॉर्डन ने मिलकर इस गणित को और व्यवस्थित किया। जी हाँ, और इसे मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहा गया। और इसी क्वांटम मैकेनिक्स की रचना के लिए, या कहिए उसके निर्माण के लिए, हाइजेनबर्ग को 1932 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये क्वांटम दुनिया को समझने का पहला गणितीय ढांचा था। बिल्कुल। और फिर बस 2 साल बाद 1927 में आया उनका सबसे ज्यादा मशहूर सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। हाँ, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये उन्होंने कोपेनहेगन में नील्स बोर के साथ काम करते हुए विकसित किया था। ये नाम तो बहुत सुना है, अनिश्चितता सिद्धांत, लेकिन इसका असल मतलब क्या है अगर आसान शब्दों में समझें तो? देखिए, इसका मूल विचार ये है कि आप किसी कण की दो खास चीजें, एक तो उसकी एकदम सटीक स्थिति, मतलब वो ठीक ठीक कहाँ है, और दूसरा उसका एकदम सटीक संवेग यानी मोमेंटम, मतलब वो किस रफ्तार और दिशा में जा रहा है, इन दोनों को एक ही समय पर पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। अच्छा, मतलब एक को जानने की कोशिश करो तो दूसरा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, आप एक को जितना ज्यादा सटीक जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा उतना ही अनिश्चित, उतना ही धुंधला हो जाएगा। इसके लिए वो गामा रे माइक्रोस्कोप वाला उदाहरण भी तो देते हैं। हाँ, वो काफी मशहूर उदाहरण है।
सोचिए आप एक इलेक्ट्रॉन को एक बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं। ठीक है। तो उसे देखने के लिए आपको उस पर रोशनी डालनी होगी, है ना, फोटोन। हाँ। अगर आप उसकी स्थिति बिल्कुल सटीक देखना चाहते हैं तो आपको बहुत छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी इस्तेमाल करनी होगी, जैसे गामा किरणें। लेकिन ये गामा किरण का फोटोन बहुत शक्तिशाली होता है। वो जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसकी रफ्तार और दिशा यानी उसके संवेग को गड़बड़ा देगा। अच्छा, मतलब स्थिति पता चली तो संवेग बिगड़ गया। बिल्कुल। और अगर आप कम ऊर्जा वाला फोटोन इस्तेमाल करें ताकि संवेग ज्यादा ना बदले तो उसकी वेवलेंथ लंबी होगी। हाँ। और लंबी वेवलेंथ से आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति धुंधली दिखेगी, सटीक नहीं पता चलेगी। समझ गया। मतलब दोनों एक साथ सटीक जानना मुमकिन नहीं। मुमकिन ही नहीं। और सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये सिर्फ हमारे मापने के तरीकों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये बात अहम है। बहुत अहम। ये कोई इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन नहीं है, ये क्वांटम दुनिया का मूल स्वभाव है। उसकी बनावट ही ऐसी है। मतलब चीजों के गुण पहले से तय होकर मौजूद नहीं होते कि हम उन्हें बस माप लें। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। वो एक तरह से धुंधले रहते हैं जब तक उन्हें मापा ना जाए। और यही बात थी जो आइंस्टीन को बहुत परेशान करती थी। हाँ, उनका वो मशहूर कहना, भगवान पासा नहीं खेलते। बिल्कुल, वो इसी अनिश्चितता के खिलाफ था। वो मानते थे कि कोई गहरी हकीकत जरूर है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे। और इसी तरह ऊर्जा और समय के बीच भी एक अनिश्चितता संबंध है ना? जी हाँ। डेल्टा E इंटू डेल्टा T ग्रेटर देन H/2π। आप किसी सिस्टम की ऊर्जा को जितने कम समय के लिए मापेंगे उतनी ही ज्यादा अनिश्चितता होगी। तो इन सब विचारों ने मिलकर, मतलब हाइजेनबर्ग, बोर, बॉर्न और भी लोग थे। हाँ, कई लोग थे। इन सब के विचारों ने मिलकर कोपेनहेगन व्याख्या को जन्म दिया। हालांकि ये नाम हाइजेनबर्ग ने काफी बाद में दिया था। हाँ, ये नाम बाद में आया। ये कोई एक अकेली किताब या नियम नहीं है, जैसा आपने कहा। ये बोर, हाइजेनबर्ग, बॉर्न और दूसरों के विचारों का एक संग्रह है जो 1925 से 27 के दौरान उभरा। इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या थे? एक तो ये कि क्वांटम दुनिया स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है, नतीजे संभावनाओं में आते हैं, प्रोबेबिलिटीज में। दूसरा, पूरकता का सिद्धांत, ये बोर का आइडिया था। यानी कुछ गुण, जैसे किसी चीज का तरंग वाला स्वभाव और कण वाला स्वभाव, ये दोनों एक साथ नहीं दिखते। आप प्रयोग के हिसाब से एक बार में एक ही देख पाते हैं, पर हकीकत को समझने के लिए दोनों जरूरी हैं। और इसमें मापने या अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन, हाँ, उसकी भूमिका बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। माना जाता है कि जब आप मापते हैं तो वो अनिश्चितता वाली वेव फंक्शन जो संभावनाओं को दर्शाती है वो ढह जाती है, कोलैप्स कर जाती है। कोलैप्स। हाँ, और कण एक निश्चित अवस्था में आ जाता है, मतलब संभावना से हकीकत बन जाती है। अच्छा। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो चीज मापी नहीं गई उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना मतलब बेमानी है। एक और चीज थी हाइजेनबर्ग 8, वो क्या था? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है कि क्वांटम सिस्टम और उसे मापने वाले हमारे क्लासिकल उपकरण, इनके बीच की सीमा कहाँ है? कहाँ पर क्वांटम नियम खत्म होते हैं और क्लासिकल शुरू होते हैं? इस पर बोर और हाइजेनबर्ग में थोड़ी असहमति भी थी। हाँ, बोर मानते थे कि ये सीमा प्रयोग के सेटअप से तय होती है, जबकि हाइजेनबर्ग सोचते थे कि इसे कहीं भी रखा जा सकता है। बाद में जॉन बेल ने इसे मजाक में शिफ्टी स्प्लिट कहा था। लेकिन इस पूरी व्याख्या की आलोचना भी तो हुई थी। आइंस्टाइन ने इसे अधूरा माना था। जी हाँ, आइंस्टाइन का EPR पैराडॉक्स इसी आलोचना का हिस्सा था। और भी सवाल थे, जैसे वो कट कहाँ है? लेकिन देखिए, कई दूसरी व्याख्याएं आई हैं, जैसे मेनी वर्ल्ड्स या बोहेमियन मैकेनिक्स। हाँ, सुना है उनके बारे में। पर उनके बावजूद कोपेनहेगन व्याख्या आज भी सबसे ज्यादा पढ़ाई और मानी जाती है। सर्वेक्षण भी यही दिखाते हैं। ये क्वांटम दुनिया की अजीब हकीकत को समझने का सबसे प्रभावशाली ढांचा बना हुआ है आज भी। चलिए अब हाइजेनबर्ग के जीवन के उस दौर की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं विवादों में रहा। हाँ, नाजी शासन के दौरान उनका वक्त। ये एक मुश्किल और यकीनन बहुत जटिल दौर था। हाँ, नाजियों के सत्ता में आते ही जर्मनी में एक अजीब माहौल बनने लगा। एक आंदोलन शुरू हुआ, डॉयचे फिजिक, यानी जर्मन भौतिकी। जर्मन भौतिकी, ये क्या था? फिलिप लेनार्ड और जोहान स्टार्क जैसे कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे जो बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी थे। अच्छा। उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स को यहूदी भौतिकी कहकर खारिज करना शुरू कर दिया। यहूदी भौतिकी मतलब विज्ञान में भी नस्लवाद? बिल्कुल। उनका कहना था कि ये जर्मन सोच के खिलाफ है, ज्यादा अमूर्त है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये विज्ञान कम, नस्लवादी विचारधारा ज्यादा थी। और इसका नतीजा तो भयानक हुआ होगा। बहुत भयानक।
कई बेहतरीन यहूदी वैज्ञानिक या जिन्हें राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय माना गया, उन्हें जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा। आइंस्टीन, श्रोडिंगर, मैक्स बॉर्न, लिज मिटनर, लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो जर्मनी के लिए एक जबरदस्त ब्रेन ड्रेन साबित हुआ होगा। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ जर्मन विज्ञान को। और विडंबना देखिए, इससे मित्र राष्ट्रों को फायदा हुआ। कैसे? इनमें से कई वैज्ञानिक बाद में अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल हुए, जिसने परमाणु बम बनाया। अच्छा, तो जर्मनी का नुकसान दुश्मनों का फायदा बन गया। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। और हाइजेनबर्ग, जो जर्मनी में ही रहे, वो भी इस जर्मन भौतिकी वालों के निशाने पर आ गए थे। उन्हें सफेद यहूदी तक कहा गया था। हाँ, 1936-37 में उन पे नाजी अखबारों में बहुत तीखे हमले हुए। उन पर आइंस्टीन का समर्थक होने का आरोप लगाया गया, जो उस वक्त बहुत खतरनाक बात थी। उनकी एक जरूरी नियुक्ति भी रोक दी गई थी शायद। सुना कुछ हिमलर कनेक्शन था। हाँ, ये कहानी वाकई अजीब है। हाइजेनबर्ग की माँ एसएस के चीफ हेनरिक हिमलर की माँ को जानती थी। अरे, हाइजेनबर्ग ने अपनी माँ के जरिए इस कनेक्शन का इस्तेमाल किया। हिमलर तक बात पहुंची। फिर क्या हुआ? हिमलर ने एसएस से पूरी जांच करवाई और आखिरकार 1938 में हाइजेनबर्ग को बरी कर दिया गया। हिमलर ने एक चिट्ठी में कहा कि जर्मनी हाइजेनबर्ग जैसे काबिल वैज्ञानिक को खो नहीं सकता। लेकिन साथ में कोई चेतावनी भी दी थी? हाँ, चेतावनी ये थी कि उन्हें आइंस्टीन जैसे लोगों के वैज्ञानिक काम और उनकी राजनीति के बीच फर्क करना सीखना होगा। तो इसे एक तरह का फॉस्टियन सौदा कहा गया है, मतलब शैतान से सौदा? हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। उन्हें सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन वो अब शासन की नजर में एक मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति बन गए। और शायद उन पर एक नैतिक दबाव बन गया कि जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करनी होगी। हाँ, ऐसा सोचना लाजमी है। और युद्ध शुरू होते ही उन्हें जर्मन परमाणु कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुला लिया गया, जिसे उरानवेरिन कहते थे। जी, उरानवेरिन। ये सितंबर 1939 में शुरू हुआ, युद्ध छिड़ने के ठीक बाद। इस कार्यक्रम का मकसद क्या था? क्या वे वाकई में एटम बम बना रहे थे? देखिए, इसके 3 मुख्य लक्ष्य थे। एक तो परमाणु रिएक्टर बनाना, जिसे वो उरान मशीनें या यूरेनियम मशीन कहते थे। ठीक है। दूसरा, यूरेनियम आइसोटोप को अलग करना, यूरेनियम 235, जो बम के लिए जरूरी होता है। और तीसरा, हाँ, संभवतः एक बम बनाना। हाइजेनबर्ग इस प्रोजेक्ट के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे। आप कह सकती हैं कि वो इसके बौद्धिक नेता थे। लेकिन ये कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हुआ? मित्र राष्ट्र, खासकर अमेरिका, वो तो बम बनाने में कामयाब रहे। जर्मन क्यों पीछे रह गए? इसके कई कारण थे और वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक बड़ी तकनीकी गलती मॉडरेटर को लेकर हुई। ने ग्रेफाइट को किसी गलतफहमी की वजह से खारिज कर दिया। अच्छा, जबकि अमेरिकी ग्रेफाइट इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, जर्मनों ने भारी पानी, हेवी वाटर पर निर्भर होने का फैसला किया। भारी पानी बनाना और हासिल करना बहुत मुश्किल था और इससे पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ गई। और क्या दिक्कतें थी? युद्ध चल रहा था, तो जाहिर है संसाधनों की भारी कमी थी। पैसा, सामान, कुशल लोग सब मोर्चे पर लगे थे। फिर अलग अलग वैज्ञानिक समूहों में आपसी खींचतान भी थी और शायद नेतृत्व में भी वो दूरदर्शिता नहीं थी जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में थी। और फिर 1942 में अल्बर्ट स्पीयर के साथ वो अहम मीटिंग हुई। स्पीयर उस वक्त हथियारों के मंत्री थे ना? जी हाँ, वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। उस मीटिंग में हाइजेनबर्ग ने स्पीयर को बताया कि सिद्धांत रूप में बम बनाना संभव है। अच्छा। खासकर पूर्वी मोर्चे पर। स्पीयर ने हिसाब लगाया कि इतने लंबे प्रोजेक्ट में इतने संसाधन लगाना फायदेमंद नहीं होगा, तो उन्होंने बम बनाने की कोशिश को कम प्राथमिकता दी। तो क्या हुआ फिर? कार्यक्रम बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, लेकिन उसका फोकस बदल गया। रिएक्टर रिसर्च पर थोड़ा ध्यान केंद्रित रखा गया। तो आप कह सकती हैं कि 1942 के बाद से जर्मन कार्यक्रम मुख्य रूप से एक रिएक्टर बनाने का प्रोजेक्ट बन गया, ना कि सक्रिय रूप से बम बनाने का। ये तो हुई कार्यक्रम की बात, लेकिन एक और घटना है जो बहुत रहस्यमयी और उतनी ही विवादास्पद है। हाँ, आप 1941 में हाइजेनबर्ग के कोपेनहेगन जाकर नील्स बोर से मिलने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, डेनमार्क पर उस वक्त जर्मनी का कब्जा था। हाँ, ये मुलाकात इतिहास और यहाँ तक कि नाटकों का भी हिस्सा बन चुकी है। माइकल फ्रेन का मशहूर नाटक कोपेनहेगन इसी पर आधारित है। और इसके 2 बिल्कुल अलग अलग संस्करण हैं, जैसा हमने पहले कहा था। हाँ, और यही इसे और भी पेचीदा बनाता है। हाइजेनबर्ग का संस्करण क्या था? उन्होंने क्या कहा? वो क्यों गए थे? हाइजेनबर्ग ने बाद में दावा किया,
खासकर रॉबर्ट जुंग की किताब ब्राइटर देन अ थाउजेंड सन्स के जरिए ये बात फैली कि वो नैतिक चिंता की वजह से बोर से मिलने गए थे। नैतिक चिंता? हाँ, उनका कहना था कि वो परमाणु हथियारों के खतरों पर बात करना चाहते थे और उन्होंने बोर को ये संकेत देने की कोशिश की कि शायद दोनों तरफ के वैज्ञानिकों को अपनी अपनी सरकारों को यह कहकर टाल देना चाहिए कि भाई बम बनाना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत वक्त लगेगा। मतलब वो एक तरह का मौन समझौता चाह रहे थे वैज्ञानिकों के बीच। हाँ, उनके संस्करण के अनुसार तो यही था और उन्होंने कहा कि बोर इतने हैरान और सदमे में थे कि वो उनका ये गुप्त इशारा समझ ही नहीं पाए। लेकिन बोर का नजरिया तो बिल्कुल अलग था, जो उनके बाद में जारी हुए पत्रों से पता चलता है। बिल्कुल विपरीत। बोर के जो पत्र थे जो उन्होंने हाइजेनबर्ग को लिखे पर कभी भेजे नहीं और जो 2002 में उनके परिवार ने जारी किए, हाँ। वो बताते हैं कि बोर हाइजेनबर्ग की बातों से स्तब्ध और डरे हुए थे। उन्हें लगा कि हाइजेनबर्ग नाजी जर्मनी के लिए बम बनाने पर पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं और उन्हें अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा भी है। मतलब हाइजेनबर्ग जीत के प्रति आश्वस्त लग रहे थे। बोर को ऐसा ही महसूस हुआ। उन्हें लगा कि हाइजेनबर्ग एक विजयी जर्मन सेना के प्रतिनिधि की तरह बात कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि परमाणु बम युद्ध का फैसला जर्मनी के हक में कर देगा। और बोर के मुताबिक हाइजेनबर्ग ने किसी नैतिक समझौते या काम रोकने का कोई जिक्र किया था? बिल्कुल नहीं। बोर ने साफ लिखा है कि उन्हें ऐसी कोई बात याद नहीं, बल्कि उन्हें ये मुलाकात एक तरह की धमकी या शायद जासूसी की कोशिश जैसी लगी। दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि जर्मनी जीतेगा। आपने इस तरह से बात की जिससे मुझे केवल यह दृढ़ आभास हो सका कि आपके नेतृत्व में जर्मनी में परमाणु हथियार विकसित करने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। हाँ, ये हाइजेनबर्ग की कहानी से एकदम मेल नहीं खाता। ये विरोधाभास तो आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। नहीं सुलझा है। कुछ व्याख्याएं भी हैं, जैसे थॉमस पॉवर्स का सिद्धांत कि हाइजेनबर्ग शायद गुप्त रूप से कार्यक्रम को धीमा कर रहे थे, साबोटाज कर रहे थे और बोर के जरिए मित्र राष्ट्र को संकेत देना चाहते थे। लेकिन ये सिद्धांत काफी विवादास्पद है। हाँ, बहुत विवादास्पद है और इसके पक्ष में ठोस सबूत बहुत कम है। ज्यादातर इतिहासकार इसे नहीं मानते। नतीजा चाहे जो भी रहा हो, हाइजेनबर्ग का इरादा चाहे जो भी हो, इस मुलाकात का असर क्या हुआ? बोर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। 1943 में वो किसी तरह डेनमार्क से भाग निकले। हाँ, और उन्होंने अपनी ये जानकारी, जिसमें हाइजेनबर्ग द्वारा दिखाया गया एक स्केच भी शामिल था, जो शायद रिएक्टर का था, बम का नहीं। अच्छा। ये जानकारी उन्होंने मित्र राष्ट्रों के वैज्ञानिकों तक पहुंचाई। तो अगर हाइजेनबर्ग का इरादा परमाणु होड़ को धीमा करना था, जैसा वो दावा करते हैं, तो उनकी इस यात्रा का असर शायद बिल्कुल उल्टा हुआ। मतलब इसने मित्र राष्ट्रों के प्रयासों को और तेज कर दिया होगा। हाँ, संभवतः ऐसा ही हुआ। अब आते हैं युद्ध के बाद के दौर पर, जब टॉप जर्मन परमाणु वैज्ञानिकों को इंग्लैंड में एक जगह थी, फार्म हॉल। हाँ, फार्म हॉल। वहां नजरबंद रखा गया था और उनकी बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया। ये टेप्स तो बड़े कमाल के हैं। हाँ, ये फार्म हॉल ट्रांसक्रिप्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। जब उन्हें हिरोशिमा पर बम गिरने की खबर मिली तो उनका क्या रिएक्शन था? वो एकदम हैरान रह गए, शॉक में थे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। हाइजेनबर्ग ने कहा, मुझे तो इस पूरी बात पर एक शब्द भी यकीन नहीं है। उन्हें लगा कि ये झूठी खबर है। हाँ, पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई प्रोपेगेंडा है, कोई अफवाह है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मित्र राष्ट्र ऐसा बम बना सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी। और फिर जब उन्होंने तकनीकी पहलुओं पर बात की तो एक बड़ी गलती सामने है, ना, क्रांतिक द्रव्यमान को लेकर। जी हाँ, क्रिटिकल मास। हाइजेनबर्ग ने शुरू में जो अनुमान लगाया वो बहुत ज्यादा था। उन्होंने टनों में बात की, शायद 10 टन या उससे भी ज्यादा यूरेनियम 235 की जरूरत बताई, जबकि असल मात्रा तो किलोग्राम में थी। हाँ, असल मात्रा बहुत कम थी। हालांकि टेप्स में बाद में उन्होंने इसे सुधारा और सही गणना के करीब पहुंचे, लेकिन उनकी वो शुरुआती भारी भूल, उसे अक्सर इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि उन्होंने बम की भौतिकी पर गंभीरता से काम ही नहीं किया था या उसे ठीक से समझा ही नहीं था। लेकिन फिर उनकी बातचीत का रुख जल्दी बदल गया, जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि बम सच में गिरा है। जल्दी जब उन्हें पक्का हो गया कि ये खबर सच्ची है, तो वो खासकर कार्ल फ्रेडरिक वॉन वायसैकर और हाइजेनबर्ग वो नैतिक दलीलें देने लगे। नैतिक दलीलें कैसी? वो ये कहने लगे कि उन्होंने जानबूझकर बम नहीं बनाया क्योंकि वो नैतिक रूप से ऐसा करना नहीं चाहते थे। वायसैकर ने कहा कि हम इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि हम असल में चाहते ही नहीं थे कि ये बने। और हाइजेनबर्ग ने भी कुछ ऐसा ही कहा। हाइजेनबर्ग ने कहा कि उनमें 1942 में सरकार से ये कहने का नैतिक साहस नहीं था कि वो बम बनाने के लिए हजारों लोगों को लगा दें। मतलब वो इसे एक नैतिक फैसले की तरह पेश करने लगे। तो ये फार्म हॉल टेप्स क्या बताते हैं? क्या ये सच में उनका नैतिक फैसला था कि बम नहीं बनाना है? देखिए, टेप्स की बातचीत का जो क्रम है, पहले हैरानी और अविश्वास, फिर तकनीकी चूक का जिक्र
और फिर फौरन नैतिक दलीलें गढ़ना, ये थोड़ा संदिग्ध लगता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद बाद में बनाई गई कहानी थी। ये अपनी पेशेवर विफलता को छुपाने और उसे एक नैतिक जामा पहनाने की कोशिश ज्यादा लगती है। तो मतलब वो इसलिए विफल नहीं हुए कि उन्होंने ना बनाने का फैसला किया, बल्कि इसलिए कि वो बना नहीं पाए। ऐसा लगता है कि वे मुख्य रूप से इसलिए विफल रहे क्योंकि वे पूरी तरह से जानते नहीं थे कि बम कैसे बनाया जाए। तकनीक और संसाधनों की कमी थी, न कि इसलिए कि उन्होंने विशुद्ध रूप से नैतिक कारणों से इसे न बनाने का कोई सचेत फैसला किया था। तो जर्मन परमाणु कार्यक्रम की विफलता पर मुख्य रूप से दो तरह के तर्क दिए जाते हैं, है ना? हाँ, मोटे तौर पर दो विचार हैं जो हमने छुए भी। पहला है विज्ञान की विफलता या कहिए अक्षमता का तर्क। इसके समर्थक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाइजेनबर्ग और उनकी टीम बम की भौतिकी को ठीक से समझ ही नहीं पाए। उन्होंने क्रांतिक द्रव्यमान जैसी गणनाओं में गलतियां की, मॉडरेटर चुनने में गलती की और कभी कोई काम करने लायक बम डिजाइन नहीं बना पाए। फार्म हॉल टेप्स इस तर्क का बड़ा आधार है। और दूसरा तर्क है इच्छा शक्ति की विफलता या जानबूझकर काम बिगाड़ने, यानी सबोटाज का। हाँ, ये थॉमस पावर्स का विवादास्पद तर्क है। ये कहता है कि हाइजेनबर्ग ने जानबूझकर कार्यक्रम को धीमा किया, अच्छा, शोध को मुश्किल रिएक्टर की दिशा में मोड़ा और स्पीयर के सामने बम की संभावनाओं को कम करके बताया ताकि सेना का पैसा इस पर न लगे और ये प्रोजेक्ट टल जाए। इस तर्क के समर्थक क्या सबूत देते हैं? वो स्पीयर मीटिंग का हवाला देते हैं, बोर के साथ हुई मुलाकात की हाइजेनबर्ग वाली व्याख्या का हवाला देते हैं और उनके कुछ अस्पष्ट बयानों का। तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है या किसी एक तरफ ज्यादा झुकी हुई है? ज्यादातर इतिहासकार अब यही मानते हैं कि शायद ये कई चीजों का मिश्रण था। वास्तविक वैज्ञानिक और तकनीकी मुश्किलें थीं, इसमें कोई शक नहीं। संसाधनों की भारी कमी थी, नौकरशाही की दिक्कतें थीं और मैं शायद कहूंगी हाइजेनबर्ग और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों के मन में थोड़ी नैतिक हिचकिचाहट या पूरी तरह से समर्पित न होने की भावना भी रही हो। लेकिन जानबूझकर तोड़फोड़ करने वाला सिद्धांत, वो सबसे ज्यादा विवादित है और उसके पक्ष में सबूत कमजोर लगते हैं। ज्यादा संभावना यही है कि वो बना नहीं पाए, न कि उन्होंने जानबूझकर नहीं बनाया। चलिए अब युद्ध के बाद के दौर पर आते हैं। हाइजेनबर्ग जर्मनी लौटे और वहां विज्ञान को दोबारा खड़ा करने में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल, वो पश्चिम जर्मनी में विज्ञान के पुनर्निर्माण के एक प्रमुख स्तंभ बने। वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स के निदेशक बने। कई संस्थानों की स्थापना में मदद की। हाँ, जर्मन रिसर्च काउंसिल की स्थापना में मदद की, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न, हाँ, उसके निर्माण में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो एक तरह से पश्चिम जर्मन विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय चेहरे बन गए थे। और भौतिकी में उनका अपना काम भी जारी रहा। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम करते रहे, जिसे वो मजाक में विश्व सूत्र या वेल्ट फॉर्मूल कहते थे। हाँ, पाउली के साथ मिलकर। हालांकि ये सिद्धांत सफल नहीं हुआ और ज्यादातर भौतिकविदों ने इसे स्वीकार नहीं किया, पर ये दिखाता है कि वो हमेशा प्रकृति की एक गहरी एकीकृत समझ की तलाश में थे। उन्होंने भौतिकी और दर्शन पर किताबें भी लिखी जो काफी प्रभावशाली रहीं। जी हाँ, फिजिक्स एंड फिलॉसफी और द पार्ट एंड द होल जैसी किताबें काफी पढ़ी जाती हैं। तो अंत में अगर हम हाइजेनबर्ग की विरासत को देखें तो उसे कैसे समेटा जाए? ये बहुत जटिल है। इसमें कोई शक नहीं कि वो 20वीं सदी के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भौतिकविदों में से एक थे। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स के बिना तो आज की दुनिया सोची भी नहीं जा सकती। बिल्कुल, उन्होंने हकीकत को देखने का, ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन वो नाजी दौर वाला हिस्सा, हाँ, नाजी शासन के दौरान उनकी भूमिका, उनके इरादे, खासकर परमाणु कार्यक्रम और बोर से मुलाकात को लेकर इतने सारे सवाल खड़े करते हैं, इतने सारे विरोधाभास हैं कि उनकी विरासत पर हमेशा एक धुंध सी छाई रहती है। तो वो एक शानदार वैज्ञानिक थे, लेकिन एक नैतिक रूप से अस्पष्ट शख्सियत। हाँ, शायद यही सबसे सही तरीका है उन्हें बयान करने का। एक प्रतिभा जिसके जीवन में विज्ञान और इतिहास की सबसे बड़ी उथल-पुथल एक साथ आ मिली। तो ये था वर्नर हाइजेनबर्ग का सफर, क्वांटम मैकेनिक्स में उनकी क्रांति से लेकर अनिश्चितता सिद्धांत, कोपेनहेगन व्याख्या तक। हाँ।
फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके वो विवादास्पद काम, बोर से मुलाकात का अनसुलझा रहस्य, जर्मन परमाणु कार्यक्रम की पहेली, फार्म हॉल के चौंकाने वाले खुलासे। और अंत में युद्ध के बाद जर्मनी में विज्ञान के पुनर्निर्माण में उनके महत्वपूर्ण प्रयास। ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है ना? हाइजेनबर्ग ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा क्वांटम दुनिया की गहराइयों में बिताया। एक ऐसी दुनिया जो संभाव्य है, प्रोबेबिलिस्टिक है, जहां चीजें तभी तय होती हैं जब उन्हें देखा जाए, मापा जाए, जहां हकीकत खुद थोड़ी अनिश्चित, थोड़ी धुंधली सी लगती है। हाँ, क्लासिकल दुनिया की निश्चितता से बहुत अलग। तो सवाल ये है कि क्या इस क्वांटम दुनिया में इतना डूबे रहने का असर जाने अनजाने नाजी दौर की जो ठोस, कठोर और मुश्किल नैतिक जमीन थी, उस पर रास्ता खोजने की उनकी क्षमता पर पड़ा होगा? क्या वास्तविकता की इस क्वांटम समझ ने उनके नैतिक निर्णयों को किसी तरह प्रभावित किया? ये सोचने वाली बात है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, पर यह सवाल हाइजेनबर्ग की जटिलता को समझने में एक और परत जोड़ता है।